नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। अभी मैं आप लोगों को आज ऐसे चीज़ के बारे में बताऊंगा जो यूपीएससी और पीएससी दोनों में क्वेश्चन को पूछा गया था। उस चीज़ को बताऊंगा कि मान लो किसी कंडीशन में लोकसभा का विघटन हो जाता है तो आगे विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, अपन उस पर बात करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को लेकर चलेंगे। थोड़ा कठिन है, सरल बनाने की कोशिश करूँगा। अपना 100% इफर्ट इसमें डालना, क्योंकि ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा जटिल पॉइंट में आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। बट ये इस पे इजी तरीके से हो जाएगा। बट आप क्या करना, अपनी तरफ से एफर्ट देना, एफर्ट देने की कोशिश करना कि चीज़ों को अपन क्या कर सकें, यहाँ पे समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे अपन उस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि ऐसे कंडीशन में अपन कहना चाहिए जब किसी लोकसभा का विघटन होता है तो अपन क्या करेंगे। मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा अपना काम सही तरीके से चला रही है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि प्रधानमंत्री का डेथ हो गया, ठीक है, या मंत्रिमंडल जो है ना, मंत्रिमंडल क्या है, ख़त्म हो गया है ना, अस्तित्व में नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में जो विधेयक होंगे उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस चीज़ को अपन देखेंगे कि विधेयक जो होगा उस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी चीज़ पे अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। समझिए बात को, देखिए इस चीज़ को देखो। लोकसभा के विघटन से जितने भी विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, प्रस्ताव या संकल्प या नोटिस होता है, वो सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है। देखिए इस जगह एक बात याद रखना कि वो समाप्त हो जाता है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में उसका चर्चा है, तो अनुच्छेद 107 में उसका चर्चा है। किस में है, अनुच्छेद 107 में चर्चा है। इन परिस्थितियों में बताया गया है कि विधेयक जो है किस स्थिति में समाप्त होगा, जब लोकसभा का विघटन हो जाएगा। तो इसी चीज़ को समझाऊंगा, इसी चीज़ पे अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए इस बात को समझने की कोशिश करना। पहला बिंदु क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट, इस चीज़ को समझो। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि पहला बिंदु बोल रहा है कि जब विधेयक लोकसभा में, कहाँ पे बोल रहा है, लोकसभा में लंबित है बोल रहा है। अगर विधेयक लोकसभा में लंबित है या लोकसभा में पारित हो गया, चाहे वो लंबित हो मतलब प्रोसीजर में हो, चाहे वो लोकसभा में क्या हो गया, पारित हो चुका हो, लेकिन राज्यसभा में लंबित है। भाई लोकसभा में क्या हो गया, या तो लोकसभा में पड़ा हुआ है या लोकसभा में पारित हो गया और भेजा गया कहाँ, राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में क्या है, लंबित है, पारित नहीं हो पाया, खाली भेजा गया है। तो ऐसे सारे विधेयक, जितने भी ऐसे विधेयक होंगे और लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो विघटन होने से समाप्त हो जाते हैं। याद रखना इस बात को। जब कोई भी विधेयक को लोकसभा में पास कर दिया जाता है या लोकसभा में लंबित हो जाता है और सदन जो है कहना चाहिए कि उसका विघटन हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में जो विधेयक है वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन किसी स्थिति में लोकसभा में पारित हो गया, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। कुछ दिनों में मैं आप लोगों को क्या करूँगा, पीडीएफ भेजना चालू करूँगा एक-एक पर्टिकुलर टॉपिक का। मेरा बुक राइटिंग का काम चल ही रहा है। अपन मेरे सेपरेट खुद के अनुभव से बनाए गए बुक से और खुद के एफर्ट से जो मैंने अभी तक डेटा एकत्र किया उससे भी अपन चालू करेंगे क्लास। ठीक है, कुछ दिनों में। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है इन सब चीज़ों को तैयार करने में। तो लोकसभा में पारित होकर के राज्यसभा गया और राज्यसभा में कहना चाहिए कि जब वो पहुँचा ना और वहाँ लंबित हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है, लंबित हुआ है, तो ऐसे विधेयक लोकसभा का विघटन होते ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पहला बात क्लियर हो गया। देखिए ये चीज़ तो क्लियर हो ही गया होगा। आगे अपन इस चीज़ को देखेंगे कि इसको कैसे अपन कहना चाहिए कि आगे वो करें। दूसरा बिंदु बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, इस चीज़ को समझिएगा कि दूसरा बिंदु बोल रहा है जो विधेयक, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, ठीक। कोई भी विधेयक जो राज्यसभा से शुरू हुआ हो, कहाँ से, राज्यसभा से शुरू हुआ होगा, जो मेन कहना चाहिए कि स्थायी सदन से शुरू हुआ हो और राज्यसभा में ही कहना चाहिए कि लंबित है। कहाँ से चालू हुआ, राज्यसभा से शुरू हुआ और लंबित कहाँ है, तो राज्यसभा में ही लंबित है, किंतु लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया है। लोकसभा ने पारित नहीं किया गया है,
ठीक है, वो राज्यसभा में कहना चाहिए कि शुरू हुआ, राज्यसभा में चालू किया गया और राज्यसभा में भी पड़ा हुआ है, तो वो विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होगा। ये बात को याद रखना, समझ रहे हो। मान लीजिए कोई विधेयक है, राज्यसभा में चालू हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है, वो सिर्फ रखा गया है, ठीक है, राज्यसभा में शुरू हुआ है, और जब शुरू हुआ है तो वो लंबित है, तो लंबित की स्थिति में लोकसभा ने उसे पारित नहीं किया है क्योंकि वो राज्यसभा में पड़ा हुआ है। वो विधेयक क्या होगा, मान लो वहां लोकसभा का विघटन होगा, तो ऐसे विधेयक कहना चाहिए कि विघटन से समाप्त नहीं होंगे। इस बात को याद रखना, समाप्त नहीं होंगे। अगली बात, पॉइंट नंबर 3 को समझिए, क्योंकि ये जब आप एक बार समझ लोगे ना कहीं आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैसे? अब देखो, अब आता है राष्ट्रपति साहब का मैटर आता है इस विधेयक में। कोई इतना डिटेल में आपको नहीं बताएगा भाई, इस फीस में और इस कोर्स में, प्रीलिम्स के कोर्स में, व्यापम के कोर्स में या टीचर के कोर्स में कोई इतना डिटेल आपको नहीं बताएगा, लेकिन आप समझ लो, क्या पता कहीं है क्वेश्चन टकरा जाए, क्योंकि ये टकराया है, लोग बिगाड़े हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक, मान लो लोकसभा और राज्यसभा ने उसमें अपनी मुहर लगा दी और उसको कहाँ भेज दी अपन, भैया राष्ट्रपति का सिग्नेचर कराना है, तो राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया है, तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात ये भी खत्म नहीं होगा। समझ रहे हो कि मान लीजिए, एकदम कान को खोल के समझ लीजिए कि किसी विधेयक को, कोई भी विधेयक है, मान लीजिए उस विधेयक को अब हमने क्या किया, राष्ट्रपति के पास हमने भेज दिया। राष्ट्रपति देखा, उसका एनालिसिस किया, स्टडी करने के बाद में उसको कुछ लगा, तो अपन राष्ट्रपति के पास जब भेजे, अब बात क्या आ रहा है वहां पे, एक शब्द मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति द्वारा। देखो, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए मान लो लौटा दिया गया हो, तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या किया, इसने स्टडी किया, इसका बोला यार इसमें कुछ चीज़ तो इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, मतलब सुधार होना चाहिए। तो जब सुधार होना चाहिए, ये बात इनके दिमाग में आया ना, और उसी दौरान क्या हुआ, लोकसभा भंग हो गई। तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, क्योंकि वो पुनर्विचार के लिए भेजा है, लेकिन भले ही ये भंग हो, इसकी प्रक्रिया भले खत्म हो जाए, लेकिन इसकी प्रक्रिया जो है सदन में चलते रहेगी। क्या बोलते हैं, विधेयक की प्रक्रिया। राष्ट्रपति क्या कर रहा है, भले भंग हो जाए, वहां पे कोई भी सरकार आए, इस पे पुनर्विचार करे, क्योंकि राज्यसभा ने पारित कर दिया है, राज्यसभा ने भी सहमति दे दिया है, इसलिए केवल लोकसभा के भंग होने से ये विधेयक का जो है समाप्त नहीं होगा, अर्थात ये आगे कहना चाहिए कि प्रोसेस में रहेगा जब तक दूसरा सत्ता वहाँ पे ना आ जाए। ठीक, ये 3 बातें हमने देख लिया। अब अपन क्या करेंगे, चौथा बात भी देखेंगे, आगे ऊपर जाएंगे कि लोकसभा के विघटन के बाद ये खत्म नहीं होता, तो इस बिंदु को देखेंगे, इस पे अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, सावधानी से पढ़िए, आराम से पढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें इतने डिटेल में कोई समझाएगा नहीं। किताबें तो भाई आपके पास भी है, आप उससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन समझ आए तब तो, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस रखना है, किसको नहीं रखना है, ये चीज़ आपको पता चले तब तो। देखिए, इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, यदि किसी विधेयक पर, अब यहाँ पे बात को, संसद को हम यहाँ पे कहना चाहिए कि गतिरोध की स्थिति को देखते हैं। यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में, समझना बात को, फिर से इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों को, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक मान लो बुलाई गई हो। ठीक, किसने बुलाया, राष्ट्रपति ने बुलाया। किस अनुच्छेद से, कमेंट करके बताओ, 104, 105, 106, 108, इनमें से कोई नहीं, कमेंट करके बताओ मेरे नंबर पे। एक बगल में आप क्या करो, एक ऐसे नोटबुक लेकर के बैठो, जो जो बोलते जाऊंगा 1, 2, 3, 4 सब होमवर्क रहता है आपका, इसको आप उसमें नोट किया करो। पॉइंट नंबर 1, 2, 3,
4 ये सब क्वेश्चन को नोट किया करो, लास्ट में रिप्लाई दे दिया करो। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा इस आशय की सूचना दे दी गई हो कि हमको क्या करना है, संयुक्त बैठक बुलाना है। समझना बात को। तो ऐसे स्थिति में लोकसभा तो लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये तब भी विधेयक कहना चाहिए कि आपके प्रोसेस में रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? ये प्रोसेस में रहेगा। फिर से इस प्रश्न को सुनो और समझो दिमाग से। ये चीज़ रटने से नहीं होगा, ये फंडा का और कॉन्सेप्ट का गेम है। क्या क्या बोल रहा है ये? किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में, मान लो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में गतिरोध हो गया किसी विधेयक पर, कहना चाहिए कि वहाँ पे सहमति नहीं बनी, तो इस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई गई हो कि भैया उस गतिरोध को कैसे खत्म करे। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। और उसकी सूचना दे दिया है कि भैया संयुक्त बैठक बुला करके इस मैटर को सॉल्व करना है। तो भी ऐसे स्थिति में मान लो कि जो लोकसभा है किसी कारणवश क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, तो लोकसभा के भंग होने से विघटन पर भी विधेयक समाप्त नहीं होंगे। उस विधेयक को प्रोसेस में रखा जाएगा कि अगला गवर्नमेंट आएगा और इस पे क्या करेगा, कानून बनाएगा। ये चीज़ मतलब आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये बात आपको नॉलेज में रखना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नकाल के बारे में। इस क्वेश्चन को आपको कम से कम कहना चाहिए कि एक एग्जाम में तो आप इसको देखोगे कि प्रश्नकाल का क्वेश्चन कैसे आता है, और प्रश्नकाल का क्वेश्चन जो होता है वो कैसे बेसिक क्लियर करता है। देखिए, प्रश्नकाल को समझिए। हर सदन में प्रश्न पूछने के लिए पूरे विश्व में ना, केवल इंडिया की ही बात नहीं, हर जगह जितने भी संसद है, सदन हैं, जहाँ पे कानून को बनाया जाता है, जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उस जगह में क्या होता है, उस जगह में चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे प्रेसिडेंशियल रूल हो, चाहे राष्ट्रपति का कहना चाहिए कि वहाँ पे चलता हो या किसी राजा का चलता हो, कुछ तो ऐसे कानून या व्यवस्था होती है कि जो उनके जो अधिकारी होते हैं, जिनको वो पावर दिया गया है, वो उनसे प्रश्न कर सके और उसकी जानकारी ले सके। ये बातें होती हैं। तो कैसा? देखिए, प्रश्नकाल के बारे में समझिए। संसदीय कार्य दिवस का जो भी संसदीय जो होता है, संसद के कार्य दिवस का जो पहला घंटा होता है, जब आप बैठोगे, बैठक में जाओगे संसद में, तो संसदीय कार्य दिवस का जो पहला घंटा होता है, कौन सा? 11 से 12 बजे तक का समय। ठीक है, मान लीजिए जनरली ऑफिस में अपन बोलते हैं कि भैया 11 बजे बैठक चालू होता है, लोग 10:30 के बाद आते हैं, 11 बजे से बैठक चालू होता है। तो ये पहला घंटा ही क्या कहलाता है? आपका प्रश्नकाल कहलाता है। हमारे यहाँ इंडिया में पहला घंटा को, संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा 11 से 12 बजे का समय को ही प्रश्नकाल माना गया है। अब इसमें देखिए मंत्री कैसे प्रश्न पूछेंगे, इसको समझो। इस अवधि के दौरान संसद के सदस्यों के द्वारा किससे प्रश्न पूछा जाएगा? तो मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रियों से पूछे जाते हैं कि मान लो आप शिक्षा विभाग के मंत्री हो, आप बताओ कि आपने इस पे क्या-क्या चेंजेस किया, क्या-क्या काम किया। तो मंत्रियों से प्रश्न इसमें प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं और जानकारी ली जाती है। लेकिन इस प्रश्न काल में कुछ स्पेशल कहना चाहिए इसके टाइप्स होते हैं। थोड़ा अब अंदर घुसेंगे, देखो भाई हड़बड़ी मत करना, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा अंदर अब घुसूंगा। जैसे तारा अंकित प्रश्न क्या होता है, स्टार मार्क जो प्रश्न होता है वो, ठीक है, वो सब चीज़ को, क्वेश्चन को आप जानो। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको इस अवधि में समझ लो। निम्नलिखित श्रेणी होती है प्रश्न की। ठीक है, प्रश्न काल के दौरान कुछ इसकी श्रेणी होती है। जैसे पहला है, आपका पहला प्रश्न है तारा अंकित प्रश्न, जिसको तारांकित भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, स्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, तारा अंकित क्यों बोला गया है? इसमें क्या होता है, जब कोई प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री क्या करता है, उस विभाग का मंत्री जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हो, मंत्री के द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। किस रूप से? मौखिक रूप से, ना कि लिखित। वो मुंह से आंसर बता देता है और वहाँ पे इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है। मान लीजिए अनुपूरक, अब यहाँ पे क्या, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मान लो मैंने कुछ बताया कि मैंने डिजिटल बोर्ड अपने स्टूडेंट्स के लिए लगाया, वो मुझसे अनुपूरक पूछ सकते हैं, सर कितने में लगाया, सर
क्या इसके फंक्शन हैं। मतलब उससे सप्लीमेंट्री रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछे इसमें जाते हैं। ठीक ठीक, ये हो गया आपका तारा अंकित प्रश्न। अब अगला जो पॉइंट यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका, ठीक है, अतारा अंकित प्रश्न। समझना इस बात को। उसमें मैंने क्या बताया था कि उसमें मैं आपको बताया था कि आपके जितने भी कहना चाहिए कि मंत्री से आप प्रश्न पूछे जाते हो मौखिक रूप से बताया जाता है, जबकि अतारा अंकित प्रश्न में अनस्टार्ड जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है, इसके उत्तर ना जो आंसरिंग जो करने वाले मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इसके उत्तर मंत्री के द्वारा लिखित रूप से दिया जाता है। मतलब जिन प्रश्नों में तारा नहीं लगा रहेगा, अतारा अंकित प्रश्न रहेगा, ठीक है, आप मान लो कोई क्वेश्चन लिख करके दिए, ठीक है, वहाँ पे संसद के पटल में मंत्री के सामने फिर वो जब रखा जाएगा, ठीक है, तो उसमें स्टार अगर नहीं लगा है तो वो क्या करेगा, आपके उत्तर को लिखित रूप से दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि ऐसे प्रश्न में क्योंकि मौखिक तो है ही नहीं जो आपसे जुड़े हुए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का उत्तर देते रहे, है ना, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन का उत्तर देते रहे क्योंकि उसको रिटर्न में उत्तर देना है। इसीलिए इसमें अनुपूरक जो प्रश्न होता है उसको पूछने का अवसर नहीं मिलता। क्लियर, याद रखना। अब तीसरा जो प्रश्न होता है इस दौरान, वो तीसरा जो चीज होता है वो कहलाता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंग्लिश में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ऐसे जो प्रश्न होते हैं अल्प सूचना प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के या पब्लिक इम्पोर्टेंस के तत्कालिक विषय से ये संबंधित होता है और इसका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है। इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्यों पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं बेटा? क्योंकि आंसर इसका मौखिक रूप से दिया जा सकता है और मौखिक रूप से देते हैं, ठीक है। और क्यों दिया जाते हैं? तो लोक महत्व के जो उस समय के विषय, मान लो कोरोना काल के दौरान आप जो है कोई प्रश्न जो है अल्प सूचना प्रश्न के रूप में पूछेंगे, उसमें मेंशन होगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, तो ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व से संबंधित होता है तो उसका कहना चाहिए कि उत्तर जो है तुरंत आपको, क्योंकि पब्लिक से रिलेटेड है इसलिए मौखिक जो है तुरंत स्पीकिंग के द्वारा, माउथ कम्युनिकेशन के द्वारा आंसर दिया जाएगा। और जब माउथ कम्युनिकेशन के द्वारा तुमको आंसर दिया जाएगा तो तुम क्या कर सकते हो, तुरंत पूरक प्रश्न पूछ सकते हो। क्लियर? और पूरक प्रश्न का उत्तर भी तुमको मिलेगा। ये बातें आपको याद रखना है। एक पॉइंट और आता है इसमें, ठीक है, अल्प सूचना के बाद में इसे कहते हैं आपका निजी सदस्यों के द्वारा, जो निजी सदस्य होते हैं, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 पे अपन बात करेंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे अपन बात करेंगे, देखेंगे इसको पॉइंट नंबर 4 पे कि निजी जो सदस्य होता है उससे पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, प्राइवेट जो मेंबर होते हैं उससे पूछे जाने वाले प्रश्न। अब क्या प्राइवेट होते हैं ऐसे प्रश्न को देखना समझना। इस प्रश्न को मंत्री परिषद के सदस्य जो नहीं होते हैं ना, जो मंत्री परिषद के अंतर्गत नहीं आते, उन्हीं से इस प्रश्न को पूछा जाता है। किंतु किसी विधेयक या संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए वह उत्तरदायी रहा है। इस चीज को समझना कि ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हैं, लेकिन किसी विधेयक के लिए या किसी संकल्प के लिए या किसी सदन के विशेष कार्य के लिए वह उत्तरदायी रहा हो, वो जानकार रहा हो या उसके नॉलेज में कोई घटना घटी हो, तो उस प्रश्न को उससे पूछा जाएगा, क्योंकि उसके संबंध में भले ही वो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है तो क्या हुआ, उसके नॉलेज में वो बात होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा
जितने भी प्रश्न से संबंधित था, प्रश्न काल से संबंधित मैंने चीज़ों को बताया है। इतना डीप में कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, कोई नहीं घुसता इन सब चीज़ों में। ये मेंस में पूछा जाता है, अब पीएससी के फुल डिटेल क्लास में पूछा जाता है। और क्योंकि टीचर भर्ती में भी ये है लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि लोकसभा राज्यसभा का कोई क्वेश्चन किसी टीचर भर्ती वाले बच्चों का छूटे, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक, मैं चाहूँ तो किसी भी सब्जेक्ट को 1 महीने के अंदर में पूरा डिटेल पढ़ा के ख़त्म कर दूँ, ठीक है? या 15 दिन के अंदर मैं ख़त्म कर दूँ। अगर आप बोलोगे तो 10 दिन के अंदर मैं ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं इसको 1 महीने प्लस इसलिए ले जा रहा हूँ कि आपका नुकसान ना हो, आपको दोबारा कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? अब अपन देखेंगे क्या? शून्यकाल। शून्यकाल, 0 आवर्स। शून्यकाल को देखते हैं अपन। प्रश्नकाल के तुरंत बाद, उसमें प्रश्नकाल का समय मैं बताया था आपको 11 से 12। अब ये शून्यकाल क्या है? तो 12 से 1 का जो समय है, इसी अवधि को ही शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का प्रावधान संसद के प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? तो शून्यकाल का प्रावधान जो संसद है, संसद के प्रक्रिया के संबंध में नियमों में ये नहीं है। इस अवधि में संसद के जो सदस्य होते हैं, जो भी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं। इसी को शून्यकाल या 0 हावर कहा जाता है। मतलब इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि एक तो ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद पहला बिंदु यहाँ पे ये मान लीजिए, प्रश्नकाल के तुरंत बाद कहना चाहिए कि इसका समय आता है। ठीक है? प्रश्नकाल जैसे हुआ तो प्रश्नकाल के बाद में इसका पूरा समय आ जाएगा तुरंत, है ना? तो पहला बात तो आप ये याद रख लीजिए कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद पॉइंट नंबर 1, 12 बजे से 1 बजे तक इसका समय आता है। आपको पीएससी पूछ सकता है शून्यकाल का दौर कब आता है? तो प्रश्नकाल के बाद आता है। ठीक है? दूसरा बात, इसमें संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में ये चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल ये चलन में हो गया है ना? नहीं तो शून्यकाल का जो प्रावधान है संसद के प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है, अभी भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ संसद में हमने देखा है कि भैया बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठाने के लिए, बिना पहले से पूछे अगर कोई प्रश्न उठाना है तो पॉइंट नंबर 2 याद रखना कि बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं शून्यकाल के दौरान। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बताया इसके बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ प्रस्ताव के बारे में, कुछ संकल्प के बारे में। जितने भी जैसे अविश्वास प्रस्ताव है या विश्वास प्रस्ताव है, ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि बार बार पढ़ने को मिलेगा नहीं, इसीलिए थोड़ा डिटेल ही सही पढ़ लो। कुछ दिन में जब आप बोर हो जाओगे तो इतना डिटेल मैं नहीं दूंगा, लेकिन नुकसान इसका आपको यह होगा कि इतना डिटेल आप पढ़ोगे अकेले तो आपको समझ नहीं आएगा। दूसरा, इसके लिए आप अलग से खुद कोचिंग जाओगे। बेहतर है अभी मैं जो बता रहा हूँ, जिस लहजे में, जिस तरीके से, जिस अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ बेटा, उसी में आप पढ़ के क्या करें, आगे निकल जाएं। ठीक, देखिए कुछ प्रस्ताव और कुछ संकल्प के बारे में अपन बात करते हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों पे जाते हैं। इसमें एकदम ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता रहे कि किसी कानून को, ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर कहना चाहिए कि किसी भी कानून को जब हम संसद में रखते हैं, ठीक, और वो क्या करती है, संसद में रखने के बाद में संसद को क्या करती है, काम करने के लिए गति प्रदान करती है। तो वही जो है प्रस्ताव कहलाती है कि हमने भैया एक प्रस्ताव दिया। जैसे लड़का क्या करता है, लड़कियों के घर में लड़की देखने जाता है, अपने प्रस्ताव को रखता है कि भाई आई वांट टू मैरी यू। ठीक, वो जब बात को रखता है, अर्थात वो क्या कर रहा है, मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए, मैरिटल रिलेशन के लिए वो गति प्रदान कर रहा है सामने वाले के ऊपर सौंप के कि आई वांट टू मैरी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि भैया आपको कहना चाहिए कि वह युक्ति या वह सिस्टम जिससे संसद को गति प्रदान कर होती है, वही प्रस्ताव कहलाती है।
और संकल्प जो है प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता, अपितु वह प्रस्ताव का ही एक प्रकार है। ठीक है, जो संकल्प अपन लेते हैं वो भी प्रस्ताव का ही प्रकार है कि मैं यह संकल्प लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्या होगा, निर्माण होगा। अगर प्रधानमंत्री ने यह कह दिया तो समझ लो कि वो कहना चाहिए कि एक प्रस्तावित हो गया है, प्रस्ताव के रूप में रख दिया है, तो ये भी प्रस्ताव का एक कहना चाहिए कि प्रकार होता है। एक ही लाइन अगर कहूँ इसके बारे में तो आपको इतना मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव, कोई भी प्रस्ताव हो जो सदन में रखा गया हो, जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे ही संकल्प कहा जाता है। ठीक है, अर्थात मैं यह संकल्प लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होगा, अर्थात वो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण है क्योंकि इसे होगा ही और इसकी पूरे चांसेस हैं कि इसे कोई रोकेगा नहीं, तो इसीलिए कहना चाहिए कि उसको सदन में पेश कर दिया जाता है और उस पे कानून बना दिया जाता है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा था व्यापम ने कि समझो इस बात को, क्या प्रस्ताव किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है या किसी निजी सदस्य द्वारा? तो इस लाइन को समझो, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रस्ताव जो है ना किसी मंत्री के द्वारा भी पेश किया जा सकता है और किसी निजी सदस्य के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, जो सदस्य जो है उस प्रस्ताव के संबंध में जानकारी रखता हो। तो बस इस टोटल लाइन में आप इस पॉइंट को शामिल करो अपने नोट्स में, अगर आप नोट करोगे तो, और नहीं भी करना है तो आप वीडियो को 5 बार 4 बार देख लेना। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए क्या प्रस्ताव किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है? हाँ, प्रस्ताव किसी मंत्री के द्वारा भी पेश किया जा सकता है और किसी निजी सदस्य के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रस्ताव के प्रकार के बारे में, अपन इसमें चर्चा करेंगे कि प्रस्ताव के प्रकार में सबसे पहले अपन विश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे, जिसे कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। अपन उसके बाद में फिर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे, लेकिन अपन यहाँ पे पहले प्रस्ताव का वर्गीकरण जो है कुछ कुछ भाग में किया है। पहले अपन विश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा करते हैं और विश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा करके आगे अपन देखते हैं कि क्या होता है विश्वास प्रस्ताव। देखिए, मंत्री परिषद की ओर से, जो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल है मिनिस्टरों का, उन्हीं की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत इसे किया जाता है। कहाँ पेश होगा? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और किस अनुच्छेद में कहना चाहिए कि ये बात लिखा है कि मंत्री परिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल होना चाहिए? तो देखिए, संविधान के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुच्छेद 75 के अनुसार, किसके अनुसार? एकदम ध्यान खोल के सुनो, बता रहा हूँ, गलती मत करना। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार यह अनिवार्य है, यह जरूरी है कि मंत्री परिषद को, जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रियों का काउंसिल है, उसे लोकसभा का क्या हो? विश्वास हासिल हो। क्योंकि आपने देखा है, मान लो लोकसभा जो है विभिन्न पार्टियों के गठबंधन से बना, मान लेते हैं बीजेपी भी मिला है, मान लेते हैं उसके साथ में एनडीए से संबंधित कुछ अलग जो पार्टी हैं वो जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी जुड़ी है। ये सब लोग मिल करके लोकसभा में सरकार बनाए हैं, वहाँ पे बैठा है मान लो पीएम बन करके, उदाहरण के लिए मोदी साहब जो है पीएम बन के बैठे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा? कोई बोलेगा भैया मेरे को शिक्षा मंत्रालय दे दो, एक मंत्रालय ये भाई साहब ले लिया। कोई बोलता है मुझे वित्त मंत्रालय दे दो, कोई बोलता है मुझे आप क्या करो जल संसाधन विभाग दे दो, कोई कहता है मुझे उद्योग विभाग उससे संबंधित मंत्रालय को दे दो। तो ऐसे में देखो सब गदर फदर करके सरकार बनाए हैं। ऐसे स्थिति में संविधान में एक प्रावधान बनाया गया है कि आप किससे क्या मिल के बनाते हो, सरकार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान ने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आपकी मंत्री परिषद बनेगी, जिस पार्टी से भी बनेगी, चाहे वो एक पार्टी से बने चाहे वो मल्टी पार्टी से बने, जिससे भी आपकी मंत्री परिषद का गठन होगा उसे क्या करना पड़ेगा? लोकसभा का विश्वास जीतना पड़ेगा, लोकसभा का विश्वास उसे हासिल करना पड़ेगा, तभी ये सरकार चला पाएंगे यहाँ पे बैठे हुए प्रधानमंत्री साहब।
ठीक है, तो इस बात को 75 में डाला गया है क्योंकि ये स्थिति आएगी, सबको पता था। सब मिलके गदर-फदर इन लोग कर देंगे। इसीलिए कोई ये मंत्रालय माँगेगा, कोई वो मंत्रालय माँगेगा, तो वो मंत्रिपरिषद जो है कैसे चलेगा? इसलिए अनिवार्य कर दिया अनुच्छेद 75 में कि लोकसभा का विश्वास जिसे हासिल होगा, उसी मंत्रिपरिषद को कहना चाहिए कि, है ना? संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार यह अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का क्या हासिल हो? तो विश्वास या कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस प्राप्त होना चाहिए। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा अविश्वास प्रस्ताव के बारे में।